अपने यूपीएससी के जर्नी में 2 फेलियर भी देखे हैं और उसके बाद जो है सक्सेस मिली है, पहले प्रीलिम्स में फिर मेंस में, उसके बाद अभी जो है इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स स्पेसिफिकली बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर 4 मेन सेगमेंट्स होते हैं। इन जनरल यूपीएससी प्रिपरेशन में भी 4 मेन सेगमेंट हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स है, एक हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है, एक वी शैल डू पीवाईक्यू एनालिसिस एवरी डे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और एक मॉक टेस्ट को लगाना। ओशियन जैसा सिलेबस है और हमको 1 साल के अंदर प्रिपेयर करना है या फिर 8 महीने के अंदर प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। Hello aspirants. So I am Dev Prabhakar Singh Tomar. I am a senior mentor at Prep IAS. I have given multiple attempts at UPSC in which I have cleared 4 prelims and this will be my third interview on 24th of March. तो मैंने अपने यूपीएससी के जर्नी में 2 फेलियर भी देखे हैं और उसके बाद जो है सक्सेस मिली है, पहले प्रीलिम्स में फिर मेंस में, उसके बाद अभी जो है इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आप इसमें सारी चीज़ें सीख सकते हो। साथ साथ में आई एम अ वर्किंग एस्पिरेंट। आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स एट प्रेप आईएएस फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर। तो आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हो कि कैसे मैंने इसके साथ ये जॉब करते हुए पूरी प्रिपरेशन करी और इस साइकिल को निकाला भी है, प्री और मीन्स दोनों निकाले हुए है ना। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बाई 1। पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो फेलियर हुए उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे। उसी से हम ये भी सीख लेंगे कि हम अपने अटेम्प्ट में क्या कर सकते हैं जिससे हमारे डायरेक्टली हमें फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स में सक्सेस मिलना चालू हो जाए। तो अगर हम प्रीलिम्स स्पेसिफिकली बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर 4 मेन सेगमेंट्स होते हैं। इन जनरल यूपीएससी प्रिपरेशन में भी 4 मेन सेगमेंट हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स है, एक हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है, एक वी शैल डू पीवाईक्यू एनालिसिस एवरी डे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और एक मॉक टेस्ट को लगाना। अगर हम मेंस की बात करें तो मॉक टेस्ट रिप्लेस हो जाता है विद आंसर राइटिंग। तो ये 4 चीज़ें अगर पैरेलली फॉलो होती हैं तो आप सक्सेस ले लोगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। जैसे अगर स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट फॉर माई मॉक टेस्ट, मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया और उसकी वजह से स्कोर डिटेरियोरेट हो गया और प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, है ना। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर है अलॉन्ग विद करंट स्टैटिक एंड पीवाईक्यू। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन 4 चीज़ों को आप पैरेलली कैसे कहाँ से कर सकते हो जिससे आपका प्रीलिम्स ऑप्टिमाइज हो जाए अटेम्प्ट आपका, है ना। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है। इवन अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो करंट अफेयर मैगजीन्स जो आती है मंथली कंपाइलेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, प्रेप आईएएस भी बनाता है, लेकिन अगर आपको और भी कोई पसंद है तो आप वहाँ से करो। बट करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करना अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है हमारी तैयारी के साथ और हमारे स्टैटिक प्रिपरेशन के साथ, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले थोड़ा स्टैटिक प्रिपरेशन का भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक में लोगों को ये लगता है कि सिलेबस बहुत इनफाइनाइट है, ओशियन जैसा सिलेबस है और हमको 1 साल के अंदर प्रिपेयर करना है या फिर 8 महीने के अंदर प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टैटिक सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपके पास पॉलिटी है, इकोनॉमी है पढ़ने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट मिडीवल है, साइंस एंड टेक है, मिसलिनियस सेक्शन भी इंक्लूडेड हो जाता है, कभी कभी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात ही आ जाती है कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, विच सब्जेक्ट टू पिकअप, किसको हमें पिक करना है, किसको थोड़ा सा आखिरी के लिए रख देना है कि चलो ठीक है इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए आप थोड़ा पीवाईक्यू को भी देख सकते हो। अगर हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करें, पिछले 5 या 10 सालों का ट्रेंड देखें, तो एंशियंट मिडीवल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर टफ क्वेश्चन आते हैं। इवन अगर आपने उसके लिए 1-2 महीने लग के भी प्रिपरेशन करी है तब भी आप एटमेक्स 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और बाकी क्वेश्चंस वो छोड़े हुए क्वेश्चंस में ही आते हैं, छोड़ने ही पड़ेंगे। तो अब ऐसे सब्जेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जिस सब्जेक्ट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अच्छा नहीं होता है हम इसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन में पीछे रख लेते हैं। वहीं अगर आप देखो पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट, तो कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से 18 से 20 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलो कि वो क्वेश्चंस आते हैं और डुएबल होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें 100% एक्यूरेसी वो लेके रखते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर प्रिपरेशन। और प्रायोरिटाइजेशन के साथ ही एक ये भी आता है कि हमको किस लिंक में पढ़ना चाहिए टॉपिक्स को। जैसे कोई बच्चा है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ाई को स्टार्ट कर लेता है, कोई पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहता है, समबडी स्टार्ट्स फ्रॉम इकोनॉमी, कोई और सब्जेक्ट से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम एक सेट पैटर्न में पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे तो हम इंटीग्रेशन अच्छा कर पाएंगे इंटर टॉपिक्स के बीच में। आजकल क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं बट उसमें एनवायरमेंट भी इंक्लूडेड होता है। बहुत सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आते हैं जिसमें ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि वी नीड टू बिगिन फ्रॉम अ सेट पैटर्न और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो आप पॉलिटी की प्रिपरेशन, जो लक्ष्मीकांत एक डिजायर्ड रिसोर्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करो। उसके बाद हमें इकोनॉमी टॉपिक पकड़ना चाहिए, हिस्ट्री पकड़ना चाहिए। तो एक पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन में, उससे आपका लिंकेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों बेटर रहता है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक प्रिपरेशन की बात कि हम जो मेरी लाइफ लेसन्स हैं उससे हम ये चीज़ भी सीख सकते हैं कि हमको प्रायोरिटाइजेशन करना है और साथ साथ में इंटीग्रेशन भी बेटर करना है ना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं स्टूडेंट। ये सोच लेते हैं कि जस्ट प्रीलिम्स के 1 महीने पहले से स्टार्ट करेंगे या 2 महीने पहले से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। बट मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग से नहीं तो अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ और बेसिक फाउंडेशनल टॉपिक्स जो होते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, ये आपने कर लिया लॉन्ग विद ज्योग्राफी, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में एक ही सेक्शन आता है बट आपको लगाना जरूर है। क्यों लगाना है? क्योंकि प्रीलिम्स की अगर बात करें
तो कंटेंट के साथ साथ ये स्ट्रेटजी का भी एक एग्ज़ाम है। तो इस स्ट्रेटजी को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने राउंड में क्वेश्चंस को लगाने वाले हो, कितने आप जो है नंबर ऑफ राउंड्स के साथ साथ आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। जैसे अगर किसी स्टूडेंट की एक्यूरेसी 95% है तो वो 70 या 72 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है, तब भी ही कैन स्कोर अराउंड 101 और 102 मार्क्स। वहीं कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक्यूरेसी 70-75% है, दे नीड टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस लाइक 90, 95 और इवन 96 क्वेश्चंस। तो हमें अपनी एक्यूरेसी रेशियो फाइंड करनी है, एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट फाइंड करना है। ये पूरा एक स्ट्रेटजी का एंगल होता है जो हमारे मॉक टेस्ट से ही पता पड़ता है। तो मॉक टेस्ट जो है आप अपनी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेट करते हुए चलो। हो सके तो आपके जैसे ही फाउंडेशनल टॉपिक्स कवर होते हैं, स्टार्टिंग के 5-6 महीने की प्रिपरेशन के बाद आप धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो और उसमें ये एनालाइज करो कि आपकी गलतियां कैसे कैसे हो रही हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसलिए सॉल्यूशंस को देखना भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिया, स्कोर से हमने डिप्रेस फील कर लिया कि हमारे सिर्फ 40-50 मार्क्स आए, उससे काम नहीं चलता है। फेलियर से सीखना भी है, अगर स्कोर कम आ रहा है तो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कैसे इंप्रूव करना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हमने देख लिया कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक और मॉक टेस्ट, इन तीनों को इंटीग्रेट करते हुए चलना है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको पीवाईक्यूज को भी इंटीग्रेट करते हुए चलना है। अब वो क्यों करना होता है कि अगर हम देखें तो कुछ रिपीटेड थीम्स भी हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अगर 2024 में आप देखोगे तो एक राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आया था, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि सम क्वेश्चंस आर ऑफन रिपीटेड, इवन क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली रिपीटेड, तो थीम्स रिपीट हो जाती हैं। तो आप धीरे धीरे जब प्रिपरेशन करोगे और मैच्योरिटी आएगी प्रिपरेशन में, यू विल लाइक स्टार्ट आइडेंटिफाइंग सम थीम्स विच आर पॉपुलर इन एवरी सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये थीम एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमी में जाओगे तो मनी बैंकिंग वाली थीम एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो ये चीज़ हम कहाँ से सीखते हैं, ये पीवाईक्यू से ही सीखते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम पीवाईक्यूज को भी अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करते हुए चलें, है ना। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो मैंने अपनी लर्निंग में धीरे धीरे सीखा, इनको इंटीग्रेट किया और प्रीलिम्स निकालने में हेल्प भी मिली। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और जानना जरूरी है कि अकेले प्रीलिम्स से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलता है, हमें प्रीलिम्स के साथ मेंस भी निकालना है और इंटरव्यू भी निकालना है। तो हमारी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ये मेरी दिक्कत हुई थी जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला, तो फिर मेंस नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि हमने प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स पे ही टारगेटेड रखी कि प्रीलिम्स निकालना ही सिर्फ एकमात्र गोल होता है, बट ऐसा नहीं है। मेंस की प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए, या फिर पहले नहीं तो आप इंटीग्रेट करके चलो। तो इसलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आफ्टर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज कि आर प्रिपरेशन शुड बी इंटीग्रेटेड। प्री और मेंस हमारे पैरेलल साथ साथ में चलने चाहिए। तो मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग। जैसे प्रीलिम्स में लोग मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, मेंस में लोग आंसर राइटिंग को इग्नोर कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हम जब ही स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग जब हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 50% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। बट ये भी यकीन एक बहुत गलत बात है। आपको स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक स्किल है। जितना आप लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी वो इंप्रूव होती रहेगी, है ना। तो आखिरी के लिए उसको नहीं टालना है। उसमें अगेन उसकी क्वालिटी के ऊपर ना जाओ। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बार टॉपर्स की आंसर कॉपी देख लो और एक बार अपने आंसर्स देख लो, तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरह से दोनों चीज़ें अलाइंड हो रही हैं, गैप्स कहाँ पर रह रहे हैं। और वहीं इस सब प्रिपरेशन में अगर किसी मेंटर का आपका रोल मिल जाता है और आपको सारा मिल जाता है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि वो आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली बता देंगे कि आपकी आंसर राइटिंग में गैप्स कहाँ पर है, आप इंट्रोडक्शन अच्छे लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, कंक्लूजन में दिक्कत आ रही है, कमिटीज़ को मेंशन नहीं हो पा रहा है, बुलेट पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है कि आप यूनिडायरेक्शनल बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो, मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। इसके साथ साथ ये है कि जब आप वर्किंग एस्पिरेंट हो स्पेसिफिकली जैसे मैं था, तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये चीज़ लर्न करना आपको लाइफ में सिर्फ प्रिपरेशन में ही नहीं, लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेगा। इवन जब आप सर्विसेज में आ जाते हो, टाइम मैनेज करना, वर्क लाइफ बैलेंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शेड्यूल डिसिप्लिन रहना चाहिए और शेड्यूल आप बना के चलो, उसको फॉलो करो। ये चीज़ भी आपको बताई जाती है मेंटरशिप में। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो टाइम मैनेज भी कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल द एस्पिरेंट्स।